स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम टू स्टडी IQ's इनिशिएटिव द पॉडकास्ट। मैं आपका होस्ट दीपांश मूरजानी आपका स्वागत करता हूं। द पॉडकास्ट के लास्ट एपिसोड में हमने सिटीजनशिप के कंसेप्ट को डिस्कस किया था और जाना था कि कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। जो हमारे नए लिसनर्स हैं वो हमारे प्रीवियस एपिसोड को सुन के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आज हम उन्हीं फंडामेंटल राइट्स को समझने की कोशिश करेंगे। सर, क्या आप हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ बता सकते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की क्या सिग्निफिकेंस है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था एंड इट इज कंसिडर्ड एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करते हैं तो वन ऑफ द स्टैंड आउट फीचर्स इज फंडामेंटल राइट्स। वी कैन से दैट फंडामेंटल राइट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। सर, कैन यू एक्सप्लेन अस द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में एनश्राइंड किए गए हैं और फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 इनका मेंशन्ड है। फंडामेंटल राइट्स बेसिक ह्यूमन राइट्स है जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर, देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट हमेशा इंटैक्ट रहे। Whenever any individual is deprived from any fundamental rights, then वो individual directly Supreme Court में अपील कर सकता है। We must remember that fundamental rights absolute नहीं होते, बल्कि उनके साथ एक reasonable restrictions भी जुड़े होते हैं। Fundamental rights people की liberty और freedom को protect करता है and idea of political democracy को भी promote करता है। फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द स्टेट इन केस ऑफ एनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर बाय लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। फंडामेंटल राइट्स आर्बिट्ररी लॉज के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इसे डिटेल में देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 6 फंडामेंटल राइट्स को रिकॉग्नाइज किया है। फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 टू 18। दूसरा, राइट टू फ्रीडम from Article 19 to 22. तीसरा, right against exploitation from Article 23 to 24. Fourth, right to freedom of religion from Article 25 to 28. Fifth, cultural and educational rights from Article 29 to 30. Sixth है right to constitutional remedies जो Article 32 के अंदर enshrined किया गया है। देखा जाए तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स मेंशन थे। राइट टू प्रॉपर्टी जो 7th फंडामेंटल राइट था, हाउएवर बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को एज अ फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। इंस्टेड राइट टू प्रॉपर्टी अब एक लीगल राइट बन गया है अंडर आर्टिकल 300A। सर, हमने प्रीवियस एपिसोड में समझा था कि इंडियन सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं या फिर फॉरेनर्स और पीपल हु आर नॉन इंडियंस उनको भी मिलते हैं? और अगर मिलते हैं तो वो कौन से राइट्स हैं? फंडामेंटल राइट्स दोनों ही सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स के लिए यानी फॉरेनर्स के लिए होते हैं, परंतु उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो कि अवेलेबल है सिर्फ सिटीजन्स के लिए और वो अवेलेबल फॉरेनर्स के लिए नहीं है, ऐसे राइट्स को हम देखेंगे। पहला ऐसा राइट है जो मेंशन्ड है आर्टिकल 15 के अंदर, विच सेज जो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ को। दूसरा ऐसा फंडामेंटल राइट जो सिर्फ सिटीजन के लिए अवेलेबल है वो है अंडर आर्टिकल 16 जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तीसरा ऐसा राइट जो सिर्फ सिटीजन के पास है अंडर आर्टिकल 19 जो 6 बेसिक फ्रीडम प्रोवाइड करता है विच आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। चौथा ऐसा राइट जो सिर्फ सिटीजन के पास है वो है आर्टिकल 29 के अंदर विच प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। और
आखिरी ऐसा राइट जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के पास है वो है राइट फॉर माइनॉरिटीज़, और इसी के तहत आर्टिकल 30 में राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात की गई है, विच अलाउज देम टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि हमने सिर्फ सिटीजन को मिलने वाले फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा, पर अभी हम कुछ ऐसे राइट्स देखेंगे जो दोनों ही सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स यानी फॉरेनर्स के लिए होते हैं। ऐसे कुल 11 राइट्स हैं जो दोनों को मिलते हैं, जैसे आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, आर्टिकल 21 के तहत लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की भी गारंटी दोनों को होती है, सिटीजन्स और फॉरेनर्स को भी। अंडर आर्टिकल 21 के तहत राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, आर्टिकल 22 के तहत प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ये राइट्स दोनों को है, सिटीजन्स और फॉरेनर्स के लिए भी। आर्टिकल 23 के तहत प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर भी दोनों को एप्लीकेबल होता है। वैसे ही उस श्रृंखला में आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, आर्टिकल 25 which says freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. Under Article 26, freedom to manage religious affairs. Under Article 27, freedom from payment of taxes for promotion of any religion. And lastly, under Article 28, freedom from attending religious instructions or worships in certain educational institutions. ये सारे राइट्स दोनों सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल होते हैं। सर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 3 में डिफाइन किया गया है। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मेंशन है, और जो हमारी फर्स्ट फंडामेंटल राइट है वो राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू इक्वालिटी के प्रोविजंस आर्टिकल 14 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को अक्सर आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 समझने में कंफ्यूजन होता है। क्या आप इन दोनों आर्टिकल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं? आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है। फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट में फॉलोइंग एलिमेंट्स इंक्लूड किए गए हैं। फर्स्ट, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट्स, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स भी इसी के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। दूसरा एलिमेंट जो स्टेट को डिफाइन करता है वो ऑल अदर अथॉरिटीज़, यानी कि स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी नेचर की कोई भी अथॉरिटी हो वो भी स्टेट कहलाती है। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट और एजेंसीज वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट, कोई भी स्टेट में इंक्लूड किया जाता है। स्टेट को वाइडर सेंस में डिफाइन करते हुए आर्टिकल 12 के अंदर ऑल एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट को भी स्टेट में इंक्लूड किया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। ऑल लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। द टर्म लॉज इन आर्टिकल 13 का काफ़ी ब्रॉड लैंडस्केप है, क्योंकि इट इंक्लूड्स ऑल लेजिस्लेशंस, यानी कि परमानेंट और टेम्परेरी। माने कि अगर कोई पार्लियामेंट लॉ बनाता है तो उस लॉ को भी लॉ बोला जाएगा, अगर कोई ऑर्डिनेंस पास किया जाता है तो उसको भी लॉ बोला जाएगा, अगर कोई स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स के तहत कोई ऑर्डर्स पास किए जाए या कोई बाय लॉज को पास किया जाए या कोई रेगुलेशंस या नोटिफिकेशंस को भी जारी किया जाए तो उसको भी आर्टिकल 13 के अंदर लॉज बोला जाएगा, और इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा टू वायलेट एनी फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में ये बताया कि इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को लॉज की कैटेगरी में रखा जाएगा अंडर आर्टिकल 13 एंड दस दोज लॉज विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। यानी कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है तो वो कभी भी जुडिशियल रिव्यू के परव्यू के बाहर नहीं जा सकती अंडर सम एक्सेप्शंस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात काफ़ी ज़रूरी हो जाती है कि जो पावर्स आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, सेम पावर्स आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को भी दी गई है। सर, अब हम फर्स्ट फंडामेंटल राइट दैट इज राइट टू इक्वालिटी के बारे में जानना चाहते हैं। क्या इस राइट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं?
First fundamental right in Indian Constitution under Part 3 from Article 14 to Article 18, right to equality. Article 14 कहता है the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of law within the territory of India on grounds of religion, race, caste, sex और place of birth. यहाँ पर जो इक्वालिटी बिफोर लॉ की कॉन्सेप्ट है वो हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट की है. इक्वालिटी बिफोर लॉ के कॉन्सेप्ट को निगेटिव कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है क्योंकि इससे नो पर्सन इज अबव द लॉ को हाईलाइट किया जाता है. एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस, इसके तहत कोई भी इंडिविजुअल को एक सब्जेक्ट की तरह माना जाएगा विदाउट और इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल स्टेटस. द टर्म इक्वालिटी बिफोर लॉ रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट का एक एलिमेंट है. रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लॉ सुप्रीम है और गवर्नमेंट को लॉ के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करना चाहिए. इन अदर वे वी कैन से कि एक लिमिटेड गवर्नमेंट होना चाहिए जो कि अपने लॉज के लिमिट में परफॉर्म करे. सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 14 के अंदर मेंशन्ड रूल ऑफ लॉ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर और बेसिक स्ट्रक्चर माना है. दूसरा कॉन्सेप्ट अंडर आर्टिकल 14 ये आता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ये कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये कैटर करता है फॉर इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस. आर्टिकल अंडर राइट टू इक्वालिटी इज आर्टिकल 15. आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. यहाँ पर द वर्ड ओनली डिनोट करता है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स इज नॉट प्रोहिबिटेड. यानी कि अगर हम डिस्क्रिमिनेशन विदाउट रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ करते हैं टू प्रमोट द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट कम्युनिटी, आसान भाषा में समझा जाए तो इसे हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं और इसे हम दूसरे लैंग्वेज में और सिंपल भाषा में रिजर्वेशन भी समझ सकते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल जो राइट टू इक्वालिटी के अंदर है वो है आर्टिकल 16 विच टॉक्स अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. इसका मतलब नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस. इसके कुछ एक्सेम्पशंस भी होते हैं. पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन इन सर्टेन सबऑर्डिनेट सर्विसेज, फॉर एग्जांपल जहां पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, और इस तरीके के एक्ट्स जो प्रोवाइड करते हैं उन लॉज और प्रोविजंस को जहां पर सन ऑफ सॉइल यानी कि वहां रहने वाले लोगों को पहला प्रेफरेंस मिले. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अंडर राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 17 है. आर्टिकल 17 में एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है. अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया है एंड इट्स प्रैक्टिसेस इन ऑल फॉर्म्स इज प्रोहिबिटेड. हालांकि ये जो राइट है यहाँ पर इस राइट को इफेक्टिव बनाने के लिए पार्लियामेंट को पावर दी गई है टू इनैक्ट एनी लॉ टू प्रोटेक्ट दिस फंडामेंटल राइट. यानी कि अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस ना करने के लिए पार्लियामेंट को लॉ बनाना होगा और इसी डायरेक्शन में द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी पनिशमेंट अंडर दिस आर्टिकल. इसी वजह से पार्लियामेंट ने अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 को एनेक्ट किया विच हैज सब्सिक्वेंटली बीन अमेंडेड एंड रीनेम्ड एज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955. टर्म अनटचेबिलिटी को ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है और ना ही किसी एक्ट में. अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट अनटचेबिलिटी को लिटरल और ग्रामेटिकल सेंस में नहीं समझा जाना चाहिए. उसको एक प्रैक्टिस के रूप में समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री. आर्टिकल 17 के अंदर जो राइट्स दिए गए हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट होते हैं. ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टू एंश्योर दैट राइट्स आर नॉट वायलेटेड बाय एनी प्राइवेट इंडिविजुअल. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन राइट टू इक्वालिटी इज आर्टिकल 18 जो एबॉलिश करता है टाइटल्स को.
It also prohibits state from conferring titles and prohibits citizens of India from accepting titles from any foreign state. इसे आसान भाषा में समझने के लिए ऐसा समझ लीजिए कि जो पहले के राजा रजवाड़े थे उनके जो टाइटल्स थे या ज़मींदार थे, ऐसे कोई टाइटल्स थे, उनको हटाया गया और स्टेट को भी रिस्ट्रिक्ट किया गया टू गिव सच टाइटल्स. ये आर्टिकल फॉरेन नेशनल्स अंडर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्टेट को प्रोहिबिट करता है टू रिसीव एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट. आर्टिकल 18 किसी भी तरह की पनिशमेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करता. हालांकि आर्टिकल 18 के कुछ एक्सेप्शंस ज़रूर है. मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स को एबॉलिश नहीं किया गया है. अवार्ड्स लाइक भारत रत्न, पद्म भूषण ऐसे टाइटल्स को भी एबॉलिश नहीं किया गया. इंडियन सिटीजन्स को फ्रीडम दी गई है टू रिसीव अवार्ड्स बट नॉट टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन स्टेट्स. सर, थैंक यू फॉर योर एक्सप्लेनेशंस. डियर लिसनर्स, आज के एपिसोड को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट एपिसोड में हम राइट टू फ्रीडम के फंडामेंटल राइट से स्टार्ट करेंगे. तब तक आप बने रहिए स्टडी IQ के साथ. कीप स्टडिंग. आप इस पॉडकास्ट को कुछ ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर जैसे कि गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, कुकू FM, स्पॉटिफाई एटसेट्रा पर सुन सकते हैं. लिंक्स कमेंट सेक्शन में पिन किए गए हैं. आप उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली इस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं. थैंक यू.